Hello everyone, welcome और welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशी मंसूरी और आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक हमने शुरू किया था जो कि था एकोनाइट नेपेलस फ्रॉम दी एलेंस कीनोट. ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है उसके लिए हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल तब तक वहां तक देखा था. ठीक है, फिर उसके बाद जो इसके पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, यहाँ से इसके पर्टिकुलर्स शुरू होते हैं, तो वो पर्टिकुलर्स हमने छोड़ दिए थे. राइट, तो हम यहाँ से इस मेडिसिन को पढ़ना कंटिन्यू कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग, राइट, यहाँ पर जो एलेंस कीनोट है वहां पर आपको हेड, नेक, फेस इस तरीके से नहीं मिलता है. जिसका जो इम्पोर्टेंस है वही आपको दिखता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिल रहा है. जैसे हमने आगे देखा था कि कोई भी डिजीज है, कोई भी डिजीज का एकदम स्टार्टिंग का फेज है, एक्यूट फेज है, या फिर तो इन्फ्लामेशन का एक्यूट फेज है, वहां पर हम एकोनाइट को यूज करते हैं. राइट, तो जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी आप इसी तरीके से इसको यूज कर सकते हो. और आपने पहले कभी मतलब देखा नहीं होगा कि भाई हम ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव को इन द एकोनाइट, बिकॉज कि हम एकोनाइट को कैसे जानते हैं, हम एकोनाइट को रेस्पिरेटरी कंप्लेंट से जानते हैं, उसको फीवर से जानते हैं. ठीक है, लेकिन ये आपके लिए थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन हो सकती है मे बी. तो फर्स्ट थिंग विच इज एमेनोरिया. एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस. ठीक है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस मे बी फॉर द 1 month, 2 month, 6 month और 9 month विच इज प्रेगनेंसी. राइट, और बिल्कुल परमानेंट एमेनोरिया, बिल्कुल परमानेंट एब्सेंस ऑफ मेंसेस विच इज मेनोपॉज. राइट, सो इन द प्लेथोरिक यंग गर्ल, राइट, हमने क्या बोला, एमेनोरिया है इन द प्लेथोरिक यंग गर्ल. राइट, तो ऑफकोर्स ये मीनोपॉज हो नहीं सकता, ये जो है कि प्रेगनेंसी भी हो नहीं सकती. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी की. ठीक है, आफ्टर द फ्राइड टू प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ मेंसेस. राइट, तो ये चीज आपने शायद से नहीं पढ़ी होगी एकोनाइट पढ़ते टाइम. राइट, तो एमेनोरिया में हम बहुत अच्छे से एकोनाइट को दे सकते हैं. प्लेथोरिक यंग गर्ल के अंदर अगर फ्राइड से उसको एमेनोरिया हुआ है और सप्रेशन ऑफ मेंसेस की वजह से पेशेंट को कंप्लेन हो रही है. ठीक है, दूसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर सिस्टम है विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. राइट, हम सब जानते हैं रेस्पिरेशन के अंदर बहुत जल्दी हमें कुछ भी होता है तो हमें पहले इन्फ्लामेशन हो जाता है. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो. देयर इज अ कफ, क्रॉक, ड्राई, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विजलिंग ऑन एक्सपायरेशन. क्या है ये आपको वैसे समझ में आया कि भाई कफ है, राइट, कफिंग है, बार बार पेशेंट खांस रहा है, साथ ही साथ क्रॉप भी है. ठीक है, साथ ही साथ कुछ फ्लू के सिम्टम्स भी है, ड्राइनेस हुई है, कफिंग की वजह से थ्रोट के अंदर ड्राइनेस हुई है. तो ऑफ कोर्स थ्रोट के अंदर अगर ड्राइनेस होती है तो हॉर्सनेस भी होती है ड्यू टू द एपिग्लॉटिस का हमारा इन्फ्लेमेशन. राइट, हो सकता है कि आपको ड्राइनेस, हॉर्सनेस ना मिले, सिर्फ कफिंग मिले विद सफोकेशन. राइट, तो भी आप एकोनाइट को यूज कर सकते हो. और अगर पेशेंट का जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा लाउड हो चुका है, रफ हो चुका है और क्रॉकिंग है, ठीक है, जैसे अभी आपको थोड़ी सी मेरी आवाज भारी लग रही है. ठीक है, और साथ ही साथ मुझे गले में इचिंग भी हो रही है, तो ये मे बी एकोनाइट का सिम्टम हो सकता है. राइट, लेकिन मेरी आवाज इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, लाउड भी नहीं है, बिकॉज कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे गले में खराश हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे से बोल रही हूँ. तो ये चीज, ये एक जो लाउडनेस है, ठीक है, रफनेस है, वो मेरी आवाज में अभी नहीं आई है. राइट, तो ये मेडिसिन मेरे लिए नहीं है. अगर लाउडनेस और रफनेस होती तो ये मेडिसिन मेरे लिए होती. उसी के साथ साथ हार्ड है. ठीक है, वॉइस जो है वो हार्ड है, साथ ही साथ पेशेंट बोल रहा है तो रिंगिंग साउंड और विसलिंग साउंड सुनाई दे रहा है, या फिर तो जब आप ऑस्कल्टेट करोगे, स्टेथोस्कोप लगा के सुनोगे, तब आपको रिंगिंग और विसलिंग ऐसा साउंड मिलेगा. ठीक है,
ऑन एक्सपायरेशन, दैट मीन्स कि जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तब आपको रिंगिंग एंड विसलिंग हार्ड साउंड सुनाई देगा, राइट। इसी की तरह तरीके से एक दूसरी मेडिसिन है विच इज अ कॉस्टिकम, जिसमें इनहेलेशन के अंदर पेशेंट को रिंगिंग एंड विसलिंग साउंड सुनाई देता है। और दूसरी मेडिसिन है स्पॉन्जिया ऑफ कोर्स, जिसके अंदर हार्डनेस होगी, क्रॉकिंग होगी, रफनेस होगी, लाउडनेस होगा, सफोकेशन होगी, ठीक है, और ड्राइनेस होगी ऑफ कोर्स, राइट। तो आपका स्पॉन्जिया बन जाता है। फ्रॉम द ड्राई कोल्ड विंड और ड्राफ्ट ऑफ एयर, ठीक है। अब ये इन सब का ओरिजिन एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से होगा, ड्राई कोल्ड विंड से, या फिर तो बहुत ज्यादा एयर एक साथ पेशेंट के मुंह पर आती है तब ये चीज होती है। जब आप कोई भी व्हीकल चलाते हो तब आपके साथ ये चीज हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। सो ऑन द राइजिंग फ्रॉम दी रिकम्बेंट पोजिशन, पेशेंट सोया हुआ है और राइज होता है, खड़ा होता है, द रेड फेस बिकम द डेडली पेल, राइट। जैसे हमने आगे देखा था पेशेंट का फेस कैसा है, प्लेथोरिक है, दैट मीन्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेडनेस है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है तो क्या होता है कि उसका फेस डेडली पेल हो जाता है। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे हम सो जाते हैं ना तो हमारा पूरा बॉडी सुपाइन पोजीशन में होता है, हमारे पैर से लेकर हमारा हेड तक सारी चीजें एक पोजीशन में रहती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। लेकिन जैसे ही हम इस तरीके से खड़े हो जाते हैं तो जो हम ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से ऐसा समझ सकते हो कि भाई ग्रेविटी की वजह से फेस के ऊपर से रेडनेस नीचे आ गई, ठीक है। तो पेशेंट का फेस कैसा हो गया, डेडली पेल, और ही बिकम द फेंट और गिडी एंड फॉल, राइट। और वो एकदम से उठ खड़ा होगा तो क्या होगा, वो फेंट हो सकता है, गिडीनेस आ सकती है और वो गिर सकता है, ठीक है। ही फियर्स टू राइज अगेन, राइट, बिकॉज कि उसको ये सारी चीजें हो रही है। ऑफन अकम्पनिंग बाय द वेनिशिंग ऑफ अ साइड एंड अनकॉन्शियसनेस, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं एकदम से खड़ी होने गई और मुझे सारी धुंध दिखाई दी, ठीक है। तो पेशेंट भी आपको इस तरीके से सिम्टम दे सकता है, वो बिल्कुल एकोनाइट के साथ मैच हो रहा है। देयर इज अ कन्वर्जन्स, ठीक है, ये प्योर पैथोलॉजी है। पेशेंट को कन्वर्जन्स आ सकते हैं ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन ड्यू टू हीट, जर्क, ट्विचेस ऑफ द सिंगल मसल, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट को जैसा नक्सवामिका का पूरा बॉडी के अंदर कंफ्यूजन आते हैं वैसा नहीं होगा। यहाँ पर पेशेंट को सिर्फ सिंगल मसल के जर्क्स एंड ट्विचेस आएंगे। एंड जो चाइल्ड है विच नोज इट्स फिस्ट, ठीक है, वो बार बार अपने हाथ को जमीन पर पछाड़ेगा। एंड फ्रेड्स एंड स्क्रीन्स, राइट, स्किन इज हॉट एंड ड्राई एंड हाई फीवर, राइट। ये बहुत कॉमन सी चीज है कि जब बेबी को फीवर आता है तब उसे कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। ये किसी भी ओरिजिन से हो सकता है। और अगर उसी के साथ साथ आपको इस तरीके से सिंगल मसल में ट्विचिंग, जर्किंग दिख रहा है, देन यू विल गो विद एकोनाइट, राइट। देन फीवर की हम बात करेंगे, जो मैंने आपको आगे बोला कि हमने ज्यादा ज्यादा क्या पढ़ा है, एकोनाइट का रेस्पिरेशन पढ़ा है और हमने फीवर पढ़ा है, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द फीमेल जेनाइटल सिस्टम एंड ऑल्सो द नर्वस सिस्टम, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फीवर के बारे में। सो यहाँ पर फीवर में स्किन कैसी होगी, ड्राई और हॉट होगी, जो चीज आगे भी आ चुकी है। एंड फेस वॉज रेड और पेल, रेड भी हो सकता है एकदम और पेल भी हो सकता है। एंड रेड अल्टरनेटिवली एंड बर्निंग थर्स्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे जो एलेन्स की नोट है ना, उसके अंदर जो ये आपको डार्क चीजें दिख रही हैं, डार्क सारे फोन्स हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो है कि AIAPGD के अकॉर्डिंग भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरे जो इस तरीके से लाइन में लिखे गए हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल से थोड़े से अलग दिखते हैं, वो सेकंड इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। वो सिम्टम भी सेकंड इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर देखोगे तो पेशेंट को थर्स्ट कैसी है, जो एकोनाइट है उसके पेशेंट की थर्स्ट कैसी होती है, बर्निंग थर्स्ट होती है। कब पानी पी लूं मैं, मुझे बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, बहुत ज्यादा मुझे पानी पीना है। और स्टिल पेशेंट क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर पिएगा इन दी फीवर, ओके। देन देयर इज अ इंटेंस नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस
देन टोसिस अबाउट इन एगोनी, इधर से उधर वो अपना जो है कि घूमता रहेगा, राइट। बिकॉज कि हमने आगे भी देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि पेशेंट कैसा है, रेस्टलेस है, राइट, एंड बिकम इनटॉलरेबल टुवर्ड द इवनिंग एंड ऑन द गोइंग टू स्लीप, दैट मीन्स इन द नाइट, राइट। तो पेशेंट को एग्रावेशन कब होता है, टुवर्ड्स इवनिंग एंड इन नाइट। एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, राइट। सिर्फ फीवर के लिए आप नहीं दे सकते, आपको पेशेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज कि सारे फीवर जो छोटे से भी हमें, जैसे तुमने देखा होगा कि जो शुरुआत के फेज में भी हमें फीवर आते हैं वो इस तरीके के नहीं होते, इट इज टू मच इंटेंस फीवर, राइट, and never alternate with other drug for the purpose, right, for the purpose that means to reduce the fever. If it be the case requiring aconite, no other drug is needed and aconite will cure the case. That means कि आपने ये देखना है कि फीवर का ओरिजिन कहाँ है, फीवर का कॉज क्या है। अगर आपने देखा कि फीवर का कॉज रेस्पिरेशन है और आपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सिम्टम्स देखे वो आ रहे हैं, पेशेंट को कफिंग है, पेशेंट को विजलिंग रिंगिंग साउंड आ रहा है, इसका सीधा मतलब है पेशेंट को निमोनिया है, ठीक है, और पेशेंट को साथ ही साथ फीवर है, तब आप एकोनाइट दे सकते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, आप निमोनिया को ठीक करोगे, ना कि आप फीवर को ठीक करोगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। देन अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज, in nearly always injuries in the first stage of the typhoid fever, राइट। तो आप इसको क्लियर कट आपके पास है, आप टाइफॉइड फीवर में दे सकते हो, और इंजीरियस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड फीवर, दैट मीन्स कि टाइफॉइड का जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं, जीआईटी के सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, राइट, पेशेंट को एब्डोमेन के अंदर कोलिकी टाइप ऑफ पेन होता है, पेशेंट को कैसा कंटिन्यूअस फीवर आता है लो ग्रेड, वैसा कोई भी सिम्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलता। ये फर्स्ट स्टेज है टाइफॉइड फीवर का, उसके अंदर आप नहीं दे सकते, राइट, या फिर तो कोई भी एक्साइटिंग कॉज है तब आप दे सकते हो। देन मोडालिटीज की हम बात करते हैं, एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन। एग्रावेशन इवनिंग और नाइट, जो कि हमने आगे भी डिस्कस किया। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, अगर पेन होगा पेशेंट और ज्यादा एग्रावेट होने लग जाएगा। इन वार्म रूम एंड व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड, लेइंग ऑन द इफेक्टेड साइड, राइट। एमेलियोरेशन यहाँ पर होता है ओनली बाय वन थिंग विच इज ओपन एयर। सेम दूसरी मेडिसिन भी है पल्सेटिला, राइट, मतलब मुझे ज्यादा पल्सेटिला याद है, दूसरी भी हमारे पास एल्यूमिना एंड मैग्नीशियम कार्ब एंड साबाडीला, ठीक है, लेकिन ज्यादा मुझे याद है पल्सेटिला। उसके साथ हम जाते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। कॉम्प्लीमेंटरी है, जो कि एकोनाइट जैसे सिम्टम्स रखती है टू कॉफिया इन द फीवर, राइट, स्लीपलेसनेस, intolerance of the pain, to arnica in the traumatism, राइट। सल्फर, जैसे हमने देखा कॉफिया के अंदर क्या क्या है, फीवर है, स्लीपलेसनेस है, इंटॉलरेंस ऑफ पेन है। आर्निका के अंदर क्या है, ट्रॉमेटिज्म है, राइट। सल्फर के अंदर क्या है, सारे केस, सल्फर के सारे केसेस के अंदर एकोनाइट आप दे सकते हो। रेयरली इंडिकेटेड इन द फीवर विच ब्रिंग आउट इरप्शन, राइट। ऐसे कोई भी केस के अंदर, मतलब रेयरली ऐसे केस के अंदर हम दे सकते हैं, बट लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि फीवर के साथ साथ रैशेस आते हैं, तब आप एकोनाइट का यूज नहीं कर सकते हो। एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर, ये चीज एमसीक्यू में बहुत बार पूछी जाती है, ओके। एंड द बोथ proceeds to follow it in the acute inflammatory condition, इसीलिए हमने यहाँ पर देखा कि सल्फर के सारे केसेस के अंदर जो है कि एकोनाइट कॉम्प्लीमेंटरी रोल देता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर अबाउट द एकोनाइट। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।